तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, एनएलएम की। बेटा ये चैप्टर जो है हमारे फिजिक्स के लिए वैसे है बहुत इजी, पर हमारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी इसमें हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें हमारे पास आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हर चैप्टर में इनसे रिलेटेड चीजें जो होगी, इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें वो हमें आगे देखने को ही मिलेंगी। तो इसलिए जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो देखो फर्स्ट जो हम बात करते हैं, एक एरिस्टोटल जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी दी थी। ठीक है, उनका कहना था, ठीक है, एरिस्टोटल का कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, है ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस सिचुएशन में बेटा हमारे पास में एक कांस्टेंट फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो जरूरी है। ये एरिस्टोटल ने दिया था स्टेटमेंट। ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब हम जानते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम पता है कि भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जो है क्या रहेगा, जीरो रहेगा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये जीरो रहेगा एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि फोर्स जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इन्हीं कुछ चीजों को यूज करते हुए जो हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा भी है, जिनका नाम हमने बहुत बार सुना होगा हमारे चैप्टर्स में, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इन सारी चीजों को कंपेयर करते हुए, इन सारी चीजों को मिलाते हुए, है ना, अपनी एक स्टेटमेंट दे दी। एक ही नहीं, मतलब बहुत सारे 3 या 4 स्टेटमेंट जो है हमारे पास में, 3 स्टेटमेंट 3 लॉज के थ्रू उनको पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने वहां पर हमें दे दी। ठीक है, और उसी को जो है हम क्या करते हैं, यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, है ना। मूव कर रहा है इसलिए मोशन, तो न्यूटन के मोशन के लॉ से जो है हम इसको जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में अगर बात करें तो एनएलएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने जो बेटा लॉ दिया था वो एरिस्टोटल जो थे उन्हीं की थ्योरी को यूज करते हुए दिया था। और फर्स्ट लॉ जो होता है, ठीक है, और मतलब जो इनके लॉज हैं वो उन्होंने क्या किया था, गैलीलियो की कुछ थ्योरी थी उसको भी जो है यूज करते हुए यहाँ पर हमारे पास ये चीजें दी थी। ठीक है, मतलब जो हमारे लॉज हैं वो उन्होंने वहां पर दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो, है ना, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम चीजें स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेटा ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, कोई चीज रुकी हुई है तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, है ना, या फिर वो कांस्टेंट मोशन करती रहेगी, है ना, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो। कांस्टेंट मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रुकी रहेगी जब तक मैं इसको मूव नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये मार्कर है हमारे पास में, जब तक मैं इसको मूव नहीं करवाऊंगा ये आगे मूव नहीं करेगा, ये यहीं पर रुका रहेगा। और अगर ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, मान लेते हैं हम v वेलोसिटी से, ये जो है v कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता है, तो ये उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि मैं इसको रोक नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक कि मैं इसको रोक नहीं दूंगा। तो यही चीज जो है न्यूटन ने बोला कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, एनी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना, और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो उसको अप्लाई रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं तो वहां पर वो चीज जो है अगर रेस्ट पर है तो वो मूव नहीं करेगी, है ना, अगर रेस्ट पर है तो वो वैसी की वैसी ही रेस्ट पर रहेगी। वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या रहेगी उस सिचुएशन में, जीरो रहेगी। और अगर वो जो है ना, अगर वो जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, कौन सा मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी तो उस सिचुएशन में वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कौन नहीं जाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, एक्सटर्नल कंपेल्ड फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो जाता। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो जाता। मतलब हम किसी भी तरीके से उसको फोर्स कर कर या तो चलाएंगे या फिर रोकेंगे। अगर मूव रेस्ट पर है तो मूव करवाएंगे, है ना, अगर रुका है तो वो मूव करेगा, और अगर पहले से ही चल रहा है तो वो क्या होगा, वहां पर रुक जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। देखो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में जो है यहाँ पर एक ब्लॉक है, एम ब्लॉक जो है हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहां पर हमने कोई फोर्स जो है वो अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और मान लेते हैं हम ये कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करेगा। ये मूव क्यों किया? रुका हुआ था, अपनी जगह पर बैठा हुआ था। मूव क्यों किया? क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया, अप्लाई, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो यहां पर जो है ये 5 मीटर से कंटिन्यूअसली चलता। अभी कब तक चलता रहेगा, है ना। इसी का सेकंड केस देखते हैं, इसी का सेकंड केस देखते हैं। ये 5 मीटर से चल रहा है, हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, हमने कोई फोर्स नहीं, चला जा रहा था, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट, ठीक है। और देखते हैं, है ना, ये हमारा फर्स्ट केस था इसका, ये हमारा सेकंड केस। एक और केस देखते हैं इसका। देखो अब ये फिर वापस से अपनी कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ये अपनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लॉक जो है वो चल रहा था। हमने क्या किया, फिर से फोर्स लगाया, है ना, फिर से फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होगा तो ये डिपेंड करता है, मैं यहां पर एक वर्ड और यूज कर रहा हूं कि फोर्स हम लगा रहे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक पहले से ही चल रहा था उसी, मतलब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि अपोज कर रहे हैं। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि पहले ऐसे जा रहा था, मैंने इसको हाथ लगाया और स्पीड बढ़ गई, है ना। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है और फोर्स लगाने के बाद में कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अब कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा, चेंज हो गई स्पीड का, फोर्स लगाने, है ना। फोर्स लगाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन तो करेगा, कब तक, जब तक एक बार 0 से लगाया, मूव करना स्टार्ट, कांस्टेंट मोशन से चल रहा था। हमें सोचा कि यार स्पीड कम है और लगाते, हमने क्या किया, और स्पीड बढ़ा दी, है ना। ऐसे ही अगर मैं जो है इस पर और फोर्स लगा दूं, अब ये फिर 10 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये फिर 10 से चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हम इसको रोकेंगे नहीं, है ना। तो इसी चीज को जो है हम यहाँ पर समझ लें। ये बात समझ में आई। मतलब फोर्स के लिए हमें कुछ जो है, एक हमारे पास यहाँ पर से फोर्स की एक डेफिनेशन जैसा कुछ हमारे पास में आता है ना। फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास में यहाँ पर आती है। कैसे आती है, देखो क्या डेफिनेशन आएगी। अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो, है ना। फोर्स जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एनी पुल और पुश, है ना। ये रुका हुआ था, हमने इसको धक्का दिया, पुश किया, या फिर इसको पुल किया। एनी पुल और पुश, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्टेट में चेंज होगा। पुल और पुश की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लग जाएगा, उसकी यूनिफॉर्म मोशन से जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसमें चेंजेस होंगे, है ना। तो एनी पुल और पुश which can change the anything, कुछ चीजें हमारे पास में, उनको चेंज करेगा। किस किस को चेंज करेगा, है ना, चेंज करेगा किस किस को। देखो किस किस को चेंज कर सकता है, तो हम इस चीज को डेफिनेशन के साथ में चलेंगे। जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकता है। कौन कौन से चेंज देखते हैं, है ना। एनी चेंज करेगा यहाँ पर कौन कौन से। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला जो है वो क्या चेंज किया इसने, स्पीड चेंज की। ये तो हमने देखा है ना। स्पीड यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया, स्पीड कितनी हो गई, 5 से 10 इंक्रीज हो गई। यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ पर जो है वो कितनी हो गई, 5 हो गई। दूसरा डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है, आपने बाइक या साइकिल चलाई हुई, जैसे ही हम ऐसे अपने हाथ को
फोर्स लगाते हैं, अपने हाथ से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो बाइक और साइकिल जो है वो टर्न हो जाती है। इस डायरेक्शन में जा रही थी, है ना, ये ऐसे सीधे जा रही थी, हमने टर्न किया तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। थर्ड चीज क्या चेंज हो सकती है, शेप चेंज कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का। शेप कैसे, जैसे कि मान लो ये मेरे पास में मार्कर है, मैं इसको क्या करूंगा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, है ना, ऐसा मान लेते हैं हम, इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहां पर हमने इसको ब्रेक किया तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका शेप जो है क्या, ये इसका ओरिजिनल शेप, हमने मार्कर को क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो क्या इसका ओरिजिनल शेप जो था वही इसका शेप है, नहीं, शेप चेंज हो गया। फोर्स से जो है हम और क्या चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, है ना। देखो इसकी साइज पहले जो है वो ज्यादा थी, पहले इसकी साइज जो है पहले ज्यादा है, हमने जो है कैप हटाया, फोर्स लगा कर, देखो मैंने इसको क्या किया, पुल किया, है ना, ऊपर की तरफ इसको क्या किया, पुल किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका शेप साइज चेंज हो गया, है ना, शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर चेंज होगी, मतलब एनी पुल और पुश व्हिच कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, या फिर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉडी, ठीक है। उस बॉडी पर जितना ही फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी बॉडी के लिए, ठीक है। एनी पुल और पुश व्हिच कैन चेंज देयर शेप, साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन, ये सारी चीजें चेंज होगी, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि फोर्स वहां पर एप्लीकेबल है ना। और आगे चलते हैं फोर्स के लिए, देखो, है ना, और थोड़ी सी और बात करते हैं फोर्स होता क्या। वैसे तो बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई प्रीवियस क्लासेस में, पर हम उन्हीं चीजों को रिवाइज करते हुए चैप्टर में डेप्थ की तरफ चलेंगे अच्छे से, है ना, बहुत सारी चीजों को अच्छे से आगे देखेंगे। और भी ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप से है हमारा, है ना, इंट्रोडक्शन ही है। तो आगे चलते हैं, देखो ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स की सबसे मेन चीज जो हम बात करेंगे यहाँ पर एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास में फोर्स की क्या होगी बताओ, है ना। एसआई यूनिट हमारे पास में फोर्स की वैसे तो क्या होनी चाहिए बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में फोर्स का, आपने पढ़ा होगा बचपन से, F = m, ये हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला होता है। m जो है वो मास है यानी केजी, a जो है वो हमारे पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन। वैसे यूनिट क्या होनी चाहिए थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर हमें पता है कि फोर्स और इसके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें किसने प्रोवाइड की है, न्यूटन ने प्रोवाइड की है। तो उन्हीं के नाम पर जो है हमें यहाँ पर इसकी यूनिट देखने को मिलती है न्यूटन, है ना, जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल एन से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसा यूनिट होती है इसकी। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते चलते हैं, है ना, सीजीएस यूनिट की बात करते चलते हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जो होती है हमारे पास में यहाँ पर इसकी क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है। रिलेशन जो होता है 1 न्यूटन और डाइन में वो होता है 10⁵ डाइन का, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मीटर और सेंटीमीटर में जो है रिलेशन फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर इनमें रिलेशन होता है न्यूटन में और इसमें, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर रेस्पेक्ट के लिए हमने जो है ना, तो रेस्पेक्ट के लिए हमने इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट किया है ना। और इसका जो है सीजीएस यूनिट और इसमें न्यूटन में रिलेशन जो होता है डाइन में और न्यूटन में, तो वो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया 10⁵ है ना, बहुत बढ़िया। एक और यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी वेट से, है ना, जैसे कि 1 केजी वेट, 1 केजी वेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब किसी भी चीज का वेट हम मेजर करते हैं तो बेटा वो वेट जो है वो मास नहीं होता, पर हम केजी में मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, केजी वेट होता है हमारे पास में, ठीक है। तो 1 केजी वेट जो है हमारा वो होता है 9.8 न्यूटन, है ना, 9.8 न्यूटन के जो है इक्वल होता है हमारा कितना, 1 केजी वेट, ठीक है। ये बात समझ में आई। और इसी के आगे आप रिलेशन में जाएंगे, है ना, इसी के आगे जो है रिलेशन में जाएंगे तो हमारे पास में इसकी सीजीएस यूनिट भी आ जाएगी 1 ग्राम वेट की, है ना, तो वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई हमें, है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने जो है, जब हमने बात की स्टार्टिंग में कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ की बात की कि कब तक, तो जब तक मूव नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, मतलब किसी चीज को फोर्स करना है ना, तब जाकर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा। मतलब वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो उसको चेंज कर रहा है, वो अपने आप से चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक टर्म जो है हमें इंट्रोड्यूस होती है नई, है ना, एक और टर्म हमारे पास में इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया कहते हैं।
ठीक है। इनर्शिया जो है वो क्या होता है हमारे पास में, इनर्शिया जो है वो क्या होता है उसको देखते हैं। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है जो क्या करता है, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है ना। और इसीलिए वही सेम चीजें जो है हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखने को मिली है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसीलिए हम इनर्शिया की बात करें। इनर्शिया क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लो हम सो रहे हैं, सर्दियों का टाइम है, बढ़िया, है ना, सर्दियों का टाइम है, बढ़िया सो रहे हैं, अच्छे से नींद आ रही है, स्कूल का टाइम हो गया, अब मम्मी ने क्या बोला, उठ जाओ, हम उठे नहीं, है ना। अब प्यार से हम उठेंगे भी नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम में सुबह ही तो अच्छी नींद आती है, रात को थोड़ी नींद आती है ना। तो उस टाइम पर जब हमें नींद आ रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ, मम्मी ने जगा दिया सडनली, पर फिर भी हम क्या, 5 मिनट बाद उठेंगे, आज जाने का मन नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें मम्मी मारेगी, पीटेगी, वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर लगेगा। और एक्सटर्नल फोर्स जब हमारे ऊपर लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम उठ जाएंगे और स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे। मतलब हम अपने अंदर होने वाले चेंजेस के लिए क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, है ना। ऐसे ही मान लो आप खेल रहे हो, है ना, एक जगह पर कहीं पर भी आप जो खेल रहे हो, बढ़िया, है ना, या फोन चला रहे हो, फोन चला रहे हो, मम्मी ने बोला पढ़ाई कर लो, हम नहीं सुनेंगे। कब सुनेंगे, जब हमें फिर से जो है एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर लगाया जाएगा, तब हमारे अंदर जो है वापस से क्या होगा, चेंजेस होगा। तो ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने अंदर होने वाले चेंजेस को जो है रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, है ना। मगर मतलब जैसे कि कोई भी चीज जो है हमारे पास में रुकी हुई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है, बाइक कुछ भी, कार वगैरह कुछ भी रुका हुआ है, तो वो मूव करेगा। किस सिचुएशन में मूव करेगा, जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। जैसे कि मान लो एक साइकिल है तो हमें पैडल मारना पड़ेगा, है ना, और पैडल हम बहुत इजीली नहीं मार पाते, क्यों, क्योंकि भाई अपोज कर रहा है वो, है ना। तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वहां पर उस सिचुएशन में मूव करने से, चेंजेस होने से रोकेगा, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, अपने अंदर होने वाले, है ना। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी व्हिच कैन अपोजेस और रेजिस्ट, है ना, चेंज इन इट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज होने वाले उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना, रेजिस्ट करेगा, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। इनर्शिया के हमारे पास में जो है 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप से हम जो इनर्शिया को समझते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है हमारे पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड हमारे पास में आता है यहां पर से इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड हमारे पास में यहां पर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। ये सारे ही जो है इनर्शिया में देखिए, इनर्शिया हमारे लिए नई चीज हो गई कि अरे यार ये तो बहुत अलग सी टर्म है इनर्शिया, है ना, पर ये चीज हमने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है ना, और ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी हुई है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता ये चीजें, पर हम जो है उसको क्या करेंगे, अभी मैं आपको फील करवाऊंगा कैसे आपने कहां पर देखी हुई है ना। उन्हीं चीजों को हम जो है आगे बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक पे हम यहां पर बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर, है ना। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में यहां पर आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटा, देखो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। मान लो हम एक बाइक पर बैठे हुए हैं, हमारे फ्रेंड जो है, हमारे फ्रेंड वैसे ही बहुत अच्छे हैं, है ना, तो वो जो है क्या कर रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं। आपके फ्रेंड जो है वो बाइक चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हो, आप बढ़िया आराम से रिलैक्स होने वाली सिचुएशन में ऐसे बैठे हुए हो, है ना, और सडनली उनको जो है मस्ती सूझी, उन्होंने मस्ती के लिए क्या किया, बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, बाइक कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, है ना। मान लो ये हमारी बाइक है ना, ये हमारी बाइक है, ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। सो ये आपके फ्रेंड है जो बाइक चला रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है पीछे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो ये 0 पर था, आप भी 0 पर थे, वेलोसिटी जो है वो क्या थी, 0 थी, पर इन्होंने क्या किया, इन्हें मस्ती सूझी, इन्होंने क्या किया, आज जो है बाइक जो है एकदम सडनली हम क्या करेंगे,
कोई मस्ती करेंगे, क्या करेंगे हम वेलोसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देंगे कितने में, 80 किलोमीटर पर आवर में, है ना, सडनली, मतलब हम एकदम से जो एक्सीलरेट कर देंगे बाइक को, तो क्या होगा देखते हैं, है ना। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए थे, जैसे ही ये एक्सीलरेट हुआ ये आगे जाएगी बाइक, ये इन्होंने जो इसको हैंडल किया हुआ है तो ये भी उसके साथ में आगे जाएंगे, पर हमारे साथ में यहाँ पर क्या होगा, हम कहाँ थे, जीरो पर, और हम अपने अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करेंगे, उस सिचुएशन में रेजिस्ट करेंगे, और रेजिस्ट करेंगे तो जैसे ही बाइक आगे जाएगी, बाइक जाएगी आगे, और आप क्या करोगे, चेंजेस होने नहीं दोगे, है ना, या फिर हमारी बॉडी जो है वो उसका बॉटम पार्ट जो है वो तो गाड़ी के कांटेक्ट में है बाइक के, पर अपर पार्ट जो है वो कहां पर है, हवा में है। तो जैसे ही बाइक आगे जाएगी तो हम जो है बॉटम वाला हमारी बॉडी का पार्ट वो आगे जाएगा और हम जो है वो पीछे ऐसे जाएंगे। ऐसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा। ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, जब चीजें आगे जाएंगी हम जो है वो पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। उसी लिए जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, यही प्रैक्टिकल लाइफ का भी एग्जांपल है। अगर आप देखोगे, अगर आप जो है आगे नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव करेगा, पर इनर्शिया में क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसमें जो है रेजिस्ट जो है अपोजिट जो है करता हुआ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही चीज आपको कार में, बाइक, बसेस में भी बहुत ज्यादा होता है। एकदम से ड्राइवर जो है बस चला देता है, हम पीछे जाते हैं एकदम से, है ना। ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में बेटा आता है सेकंड टॉपिक इसी का, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें जो है बाइक नहीं चल रही थी, अब जो है आप जो है बहुत लड़े अपने फ्रेंड से, उन्होंने कहा धीरे चलाइए, पर फिर वही उनको तेज ही चलाने का मूड था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बाइक को जो है वापस से इंक्रीज कर दी स्पीड, है ना। अपनी बाइक की स्पीड वापस से उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब बाइक जो है वो कितनी स्पीड में चल रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास में है 80 किलोमीटर पर। अब बाइक जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है ना। अब कंटिन्यूअसली चल रही है, उस फिक्स कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट स्पीड में चल नहीं सकती है, एक नॉर्मल हमारे इंडिया के रोड पर तो नहीं चल सकती है ना। तो अगर ये जो है यहाँ पर चल रही है तो क्या होगा, मान लो सामने कोई जो है कोई भी जानवर है, जैसे एक कुत्ता जो है यहाँ पर आ गया, है ना। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के रोड जो है बहुत ही बढ़िया है, और हमारे यहाँ तो आदमी जैसे आकर हाथ कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको रोकना पड़ेगा हमें। जैसे ही आप इसको रोकोगे, है ना, सडनली ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे इस सिचुएशन। मान लो सामने कोई भी आ जाता है, सडनली क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं, होता ही है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। जब आप जो है आगे जाओगे तो उस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो है ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, आगे जा रहा था, है ना। हम कहाँ थे, मोशन में थे, हम कहाँ थे, मोशन में थे, मूव कर रहे थे आगे की साइड में, है ना। फ्रंट साइड में जो है जिस डायरेक्शन में बाइक जा रही है उसी डायरेक्शन में हम आगे मूव कर रहे थे उसी के साथ में, पर सडनली क्या हुआ, एकदम से ब्रेक अप्लाई करने पड़े। इसकी वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होगी, जीरो हुई। अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एकदम से। अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जो बॉडी है वो कहां पर आ गई, रेस्ट पर आ गई, है ना। कार जो है या बाइक जो है वो कहां आ गई, रेस्ट पर आ गई, और हम जो है वो मोशन में रहे आगे, तो हम कहां जाएंगे, आगे मोशन में, और ये जो है रुक जाएगी। तो उस सिचुएशन में हमें क्या फेस करने को मिलता है, हमारी बॉडी जो है वो अपर पार्ट जो है बॉडी का वो अब आगे जाएगा, है ना। बसेस में भी ये चीज होती है, कार में भी ये चीज, सडनली ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो उसका रीजन जो है वो क्या है, इनर्शिया होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, चेंजेस जो भी हो रहे हैं, चाहे रेस्ट पर हो या फिर मोशन में हो, दोनों ही चेंजेस को जो है वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अगर रेस्ट पर है तो वो मूव करेगा तब रेजिस्ट करेगा, और अगर मोशन में है तो वो जब रुकेगा तब रेजिस्ट करेगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है, कौन सा वाला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ना। अब देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो क्या होगा,
अगर हम किसी बॉडी की बात करते हैं, है ना, जैसे कि मान लो एक बस की हम बात करते हैं, बसेस में बहुत ज्यादा हमें फील करने को मिलता है कि हम जो है वो सीधे बस, हम तो सीधे बैठे हुए थे, बस सीधी चल रही थी, बस वाले अंकल ने जो है सडनली टर्न लिया, और जैसे ही उन्होंने टर्न लिया तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही वहां पर वो टर्न लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो अगर वो इस डायरेक्शन में टर्न लेंगे, मतलब बस जा रही थी पहले स्ट्रेट, उन्होंने इधर टर्न लिया है ना, इस डायरेक्शन में उन्होंने टर्न लिया, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो इधर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस लाइन को जिसमें हम मोशन कर रहे थे उसको अचीव करना चाहिए, हमारी बॉडी का अपर पार्ट जो है वो उसको अचीव करना चाहेगा। तो अगर बाइक जो है, सॉरी बस जो है वो इधर जाएगी तो हम इधर टर्न, है ना, तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये क्या रहता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जब डायरेक्शन जो है, हम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम पहले थे उसी डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम पहले थे इस लाइन की डायरेक्शन में जो है क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा, है ना, हमारी बॉडी जो है वो उस लाइन की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, जबकि बस जो है वो टर्न जिस डायरेक्शन में लिया उस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया जो है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी ऑफ इनर्शिया जो है किसके ऊपर होगी, ठीक है, तो उसको देखते हैं। इनर्शिया की डिपेंडेंसी जो होगी वो किस किस के ऊपर होगी, देखो, है ना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखता हूं मैं। मान लो बेटा एक जो है 2 kg का जो है हमारे पास में ब्लॉक है ना, और एक जो है वो 200 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 200 kg का ब्लॉक है, एक जो है वो मूव कर रहा है ना, जैसे कि मान लो एक साइकिल है और एक जो है हमारे पास में ट्रक है। मैं दोनों में ब्रेक अप्लाई करता हूँ, दोनों में जो है यहाँ पर ये जो है v वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों ही v वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों। मैंने ब्रेक अप्लाई की, जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा फर्स्ट वाले केस में, 2 kg वाले ब्लॉक के केस में, है ना, जब 2 kg वाले ब्लॉक के केस में मैं जो है क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करूंगा, तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब मान लेते 3 या 4 सेकंड में जो है यहाँ पर हमारे पास में रुक जाएगा, 3-4 सेकंड जो है इसको लगेंगे इसकी वेलोसिटी को 0 होने में, है ना। पर अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूंगा तो यहाँ पर जो है इसको हो सकता है 20 to 30 सेकंड्स मिनिमम लगते हैं, है ना। ये एक अजम्पशन ले रहे हैं हम, एक चीजों को अज्यूम कर रहे हैं, बस इसको रोकने में। ऐसा क्यों? मास के ऊपर जो है इनर्शिया डिपेंड करता है ना। इनर्शिया की डिपेंडेंसी जो होती है वो मास के ऊपर होती है, मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की, है ना। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, और अगर मास कम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा, है ना, अगर एक ट्रक की बात करें, इसीलिए ट्रक के एक्सीडेंट होते हैं, साइकिल्स के इतने एक्सीडेंट नहीं होते, साइकिल्स तो सडनली ब्रेक लग जाते हैं। पर अगर हम बात करें ट्रक के केस में तो वहां पर जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट जो है रुकने में टाइम लगाएगा, ट्रक जो है वो रुकने में टाइम लगाते हैं, इसीलिए जो है वो कहीं पर किसी दीवार में घुस जाते हैं, किसी की दुकान में घुस जाते हैं। डेली हमें न्यूज़पेपर में जो है सारी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर जो है क्या देखने को मिल रहा है हमें, मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। क्या है बात समझ में आई? बहुत है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना करके काम करते हैं। अब जो है हम अगली क्लास में बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बट इसके बाद हमारे पास जो है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, इसको हम जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, क्या आता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ वो क्या लेकर जाएगा। जब भी हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब मान लो ब्लॉक है ना, इसका मास जो है कितना है, m है, ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से v से, v से मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी तो लेकर जाएगा, कुछ वेलोसिटी तो इसके पास है। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसके साथ में जो है इसके पास क्या होगा, मास भी होगा। ऐसा जैसे मैं भी भागना स्टार्ट करता हूँ, है ना, अगर मैं भागना स्टार्ट करूंगा, मूव करना स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरी बॉडी का जो है पार्ट डिक्रीज होता जा रहा है, जितना मास रहेगा उतना ही मास हमें जो है आगे देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एक टर्म आती है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है mv से, ठीक है, mv से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट की, तो वो क्या होगी, इसके लिए केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट। इसी के लिए हम जो है यहाँ पर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है इसका वो क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, केजी का n1, ठीक है, लेंथ के लिए मीटर के लिए जो है L1, और टाइम जो है वो इनवर्स में है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा m1 L1 t माइनस 1। ये हमारे पास में जो है यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम एक आध क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसको कि भाई कैसे जो है समझेंगे हम इसको। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो हमें मास दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, कितना, 5 kg। किसी ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया हुआ है कितना, 5 kg, और वेलोसिटी जो है वो हमारे को दी हुई है यहाँ पर कितनी, वेलोसिटी दी हुई है, वेक्टर टर्म्स में होती है वेलोसिटी। तो वेक्टर जो है, वेक्टर टर्म में आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमें जो है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने को बोल रहे हैं क्या, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम जो है हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है mv, m हमें कितना दिया हुआ है, 5 kg, और वेलोसिटी जो है वो कितना है हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, 4k कैप, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से जो मोमेंटम आएगा अगर वेक्टर की टर्म्स में, क्योंकि देखो ये जो है कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर है, मास स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो दो, एक स्केलर और एक वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये एक जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हमें ये देखने को मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर भी क्या लगा, सॉरी वेक्टर का साइन लगा देंगे, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3i के प्लस 15j के प्लस 20k, है ना। क्या क्या दिया हुआ था हमारे को यहाँ पर बेटा, मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी, हमसे पूछा गया है यहाँ पर मोमेंटम पूछा गया। अभी हमने बात की मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, है ना, mv, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेसिक, और ये हमारे पास में आंसर आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, kg मीटर पर सेकंड। ये तो जो है ये विद डायरेक्शन है ना, ये तो हमें विद डायरेक्शन दिया हुआ है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कैसे, वही हमारा जो बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका पूछा होता तो हम क्या करते हैं, सबका जो स्क्वायर करके और रूट कर देते हैं, ठीक है, सबका स्क्वायर करके रूट कर देते, तो हमारे पास में जो भी रिजल्टेंट आता वो क्या होता है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट इसका आएगा वो हमारे पास में क्या देगा, हमारे को मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे किसका मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा किसका, मोमेंटम। तो यहाँ पर हमारे को मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, दो ऑब्जेक्ट है, मास सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है ना। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में यहाँ पर बेटा, है ना, जो सेम मासेस और डिफरेंट वेलोसिटी के, है ना, डिफरेंट वेलोसिटी के। मान लेते हैं एक की वेलोसिटी जो है हमारे पास में कितनी दी हुई है ना, एक की वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की वेलोसिटी जो है वो हमारे को दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। हमारे से यहाँ पर पूछा हुआ है क्या, रेशो पूछा हुआ है, किसका रेशो पूछा हुआ है, किसका रेशो पूछा हुआ है, यहाँ पर से हमारे से मोमेंटम का रेशो पूछा हुआ है।
है ना। P1 डिवाइड बाई P2 जो है वो हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है, फाइंड करना हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसी के लिए जो है कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत ही इजी फॉर्मूला हमारे पास में है इसी, तो रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो P1 डिवाइड बाई P2 है ना, P1 की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या होगी M1 V1, और P2 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी M2 V2। ठीक है, ये हमारे पास में जो है मास हो गया और वेलोसिटी होगी। मासेस जो है वो M1 और M2 जो है हमारा वो किसकी इक्वल है, M के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा और V1 और V2 की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर से पुट कर देनी है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो रेशियो होगा मोमेंटम का वो कितना आ जाएगा 1/2। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना था। वेलोसिटी दी हुई थी, मासेस जो है वो हमें दिए थे, गुणा होने के मास जो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन जो है हमने यहाँ पर की है। बाकी तो हमें पता ही है कि भाई मोमेंटम जो है वो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए जो है आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी के लिए जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको फाइंड कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब मोमेंटम हमें समझ में आ गया, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम हमें समझ में आ गया, तो हम और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, है ना। न्यूटन्स सेकंड लॉ की हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है बेटा वो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर देखो, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो हमारा कुछ ऐसे होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the external applied force। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ मतलब यानी जो हमारा मोमेंटम में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ में मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके अप्लाइड फोर्स के। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इक्वल्स टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके dp/dt के, है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होगा उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, पहले जो है इनिशियल मोमेंटम होगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसके पास फाइनल मोमेंटम होगा, है ना। तो उसमें जो चेंजेस होगा दोनों मोमेंटम में टाइम के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, जिसकी वजह से वो चेंजेस हुआ है ना। मान लो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा, देखो है ना, मान लो है ना, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं बेटा, है ना। देखो कैसे, मान लो है ना हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास में वही जो है उसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह हमने लगाया तो वो क्या करा आगे मूव कर गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास में कितनी हुई v। ठीक, चलो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन मोमेंटम जो होगा, इसमें हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम में जो चेंजेस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वाला जो है हमारा पार्ट 0 है तो यहाँ पर हमारे पास में जो है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, है ना। इसी के लिए हम आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं इसको आगे बात करूँ तो मतलब ये चेंजेस हो रहा है, इस चेंज को किसी पर्टिकुलर टाइम में हो रहा होगा तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसी को हम और आगे लेकर चलते हैं। इसी को और अच्छे से देखो कि हमारे पास में जो है
F इज इक्वल्स टू dp बाय dt होगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है हमारा k, है ना, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको लेकर आएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या ले लेंगे हम 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1 है तो हम आगे चलते देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चेंज इन मोमेंटम है तो यानी चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखा जा सकता है। p को हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पर p की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, mv होती है। p इक्वल्स टू जो है हमारा क्या होता है mv, तो f इक्वल्स टू जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको वैसे तो हम जो है यही सॉल्व करते हुए हैं बेटा कि भाई m जो है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन जो है वो किसका हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का। अभी तक हमने यही चीजें पढ़ी है, हम यही मानते आए कि मास जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास जो है वेरी नहीं करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी, और वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, यही होता है। पर किसी किसी केस में जो है वो मास जो है उस सिचुएशन में वेरिएबल मास हमें देखने को मिलता है ना, उसी के लिए हम बात करते हैं। इससे हमारे पास में दो केसेस आते हैं, इससे हमारे पास में जो है वो दो केसेस आते हैं। कौन कौन से देखो, है ना। एक केस तो ये आएगा कि भाई मान लो हमारे पास में मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल, है ना। वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो हम इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे mv, है ना। mv की जगह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m dv बाय dt, है ना। और जब आप यही होता है जब मास वेरिएबल है, सॉरी मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी वेरिएबल है। एक और केस बनता है जिसमें मास जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए, है ना। उस सिचुएशन में जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मास वेरिएबल है तो v बाहर आ जाएगा और dm अपॉन dt। इस चीज को मैथ्स वाले बच्चे जो है बहुत इजीली समझ लेंगे, ठीक है। जेईई वाले पर नीट में जो है जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ये कैसे हो गया, है ना। इसको मैं समझाता हूँ आपको, है ना। इसी को जो है आपने वैसे बेसिक मैथमेटिक्स में इन चीजों को देखा होगा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने इन चीजों को समझा था, उसी के लिए अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, मास तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो होता है, सर ये तो जीरो होना चाहिए, f इक्वल्स टू जीरो जाना चाहिए। पर होता है क्या बेटा, देखो जब भी हम किसी का भी जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो dmv का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट में जो है मास को कांस्टेंट ले लिया तो मास बाहर विद, है ना, तो वो हो जाएगा dv अपॉन dt, प्लस जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा dm अपॉन dt। तो ये जो है हमारे पास में फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है। और इसी को जो है जब मास कांस्टेंट होगा, अब कोई भी चीज मान लो कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट रहेगा, ये जीरो, और तो देखो यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सेकंड में अगर आप देखोगे, है ना, मास वेरिएबल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वाला पार्ट जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, है ना। ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई वेलोसिटी में चेंजेस होता है, एक्सेलरेशन आता है ना, वो सारी चीजें हम देखते हैं कि भाई वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। ये तो बेसिक वाला जो है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा हुआ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कहाँ देखा हुआ है, इसको देखते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा रॉकेट प्रपल्शन का, रॉकेट प्रपल्शन हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गई, है ना, रॉकेट प्रपल्शन, कन्वेयर बेल्ट। तो उसमें क्या होता है, जब रॉकेट देखो रिलीज होता है, रॉकेट जो है लॉन्च होता है, तो उसके पास जो है क्या होती है, बहुत सारा फ्यूल होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट का टोटल मास जो था क्या वो उतना ही रहेगा। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा, है ना, तो वहां पर फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा तो उसमें वहां पर जो मास डिक्रीज होगा, है ना, मास डिक्रीज होगा, मास जो है वो वेरी करेगा, मास वेरी करेगा तो मास वेरिएबल हो जाएगा, है ना। यही चीज हमारे बाइक में, कार में, उनमें भी होती है। हम जब फिल करवाते हैं, टैंक फुल करवा दिया हमने, अब बाइक या कार हम चलाएंगे तो क्या होगा, फ्यूल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, एक टाइम ऐसा आता है फ्यूल खत्म हो जाता है। अब स्टार्टिंग में जब हमारा टैंक फुल था, हम मास को मेजर करेंगे और बाद में आप मास को मेजर करोगे तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, मास नहीं है वहां पर, किसका, फ्यूल वाला, वो कम हो गया। तो मास जो है वो क्या कर रहा है, इस सिचुएशन में वेरी करता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जांपल हमारे पास में यहाँ से आता है।
इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे डीपली में। अभी जो है हम बात करते हैं कुछ इसी के ऊपर, क्वेश्चन की इस फॉर्मूला के ऊपर, है ना। रॉकेट प्रोपल्शन वाले केसेस हम देखेंगे, अभी नहीं देख रहे उसके बारे में, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक हम बात कर रहे हैं। हमारे पास में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होता है ना, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इसी के लिए, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है हमारे पास में यहाँ पर लेते हैं। मान लो हमारे पास में कोई मास है और एक जो है आपको वेलोसिटी दी हुई है, वही बेसिक सी चीजें की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक मास दिया हुआ है आपको, इनिशियली जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक। इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में जो है यहाँ पर मास दिया हुआ है कितना, 5 kg। v की वैल्यू जो है ना, v की वैल्यू की बात नहीं करेंगे, या फिर चलो ठीक है v के रेस्पेक्ट में इसको ले लेते हैं। v की वैल्यू जो है हमारे को यहाँ पर दी हुई है कितनी, 2t² प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब वैरी कौन कर रहा है, मास तो कांस्टेंट है, ये वैरी कर रहा है ना। इसको अप्लाई करते हैं, F इक्वल्स टू जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल्स टू जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर इस केस में हम बात करें तो मास की वैल्यू हमारी 5 है, dv अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो dv बाई dt जो है वो हमारा क्या होगा, देखो v की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2t, है ना। और ये जो आगे आएगा वो कितना हो जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, और प्लस 1 का जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में 50 × 4 × t हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि भाई एक पर्टिकुलर सेकंड पर जो है हमें इसकी जो है फोर्स निकालना है, एक पर्टिकुलर सेकंड पर इसके लिए हम फोर्स निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे यहाँ से फोर्स, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फोर्स कैसे निकालोगे, तो देखो है ना 1 पर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो टाइम की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 50 × 4, कितना हो जाएगा 200 न्यूटन जो है हमारे पास में यहाँ पे से फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी सा सिंपल सा कोई, ठीक है। एक और सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेते हैं, है ना। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कितना, मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। हमारे पास में मास दिया हुआ है 2 kg और हमें यहाँ पर जो है फाइंड क्या करना है, पहले एक और चीज देखते हैं क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया है। मोमेंटम कितना दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 k कैप, ये जो है हमें मोमेंटम दिया हुआ है kg मीटर पर सेकंड, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है ना। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, है ना। इसको जो है मैं आपके लिए बेटा होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करें। आज के लिए इतना हम जो है सफिशिएंट रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में।